हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनूप कुशवाहा। तो टीजीटी पीजीटी और जीआईसी लेक्चर के एक और नए लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। यह है यूनिट 3 वेव एंड ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 8। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको बता दें कि ऑलरेडी हमने 2 यूनिट कंप्लीट करा रखा है। मैकेनिक्स के टोटल 30 लेक्चर्स हैं और थर्मल फिजिक्स के टोटल 14 लेक्चर्स में हमने कवर किया है। दोनों के सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे दैट इज बीट्स ऑफ साउंड। साउंड में जो बीट्स बनते हैं वो बीट्स क्या होते हैं, क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं और कितने कितने टाइम पर बनते हैं, मतलब क्या इंटरवल होता है। तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा टॉपिक जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, देखने में तो छोटा सा है, बीट्स, हिंदी में इसको विस्पंद बोलते हैं, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इतनी बारीक चीज़ें हैं, इस तरीके से उसमें वेरिएशन आपको देखना होता है कि आप परेशान हो जाते हो। न्यूमेरिकल्स के इसके लिए सिर्फ एक ही फार्मूला है n2 - n1, लेकिन फिर भी वो न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाते, मतलब उल्टा आंसर आता है हमेशा। आपका 250 आना चाहिए तो 254 आता है या 248 आता है, 46 आता है। तो ये जो प्रॉब्लम है आपकी कि फ्रीक्वेंसी अननोन ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करें, बीट्स कितने कितने टाइम पर बनता है, किस किस टाइम पर मैक्सिमम साउंड सुनाई देता है, किस टाइम पर मिनिमम साउंड सुनाई देता है, सारे डाउट्स आज के इस लेक्चर में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसी वजह से हमने आज के लेक्चर का टारगेट सिर्फ और सिर्फ क्या रखा है, बीट्स। तो इसको हम पूरा टाइम देंगे, फुल एफर्ट देंगे, सारी थियरी इसकी कंप्लीट करेंगे और इसके बाद इसके ऊपर बेस्ड 8 से 10 न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आज के बाद बीट्स को लेकर जितना भी आपका डाउट है, जितना भी आपके अंदर भय या डर बना हुआ है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए फिर रेडी हो जाइए आप और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफिनीशन की बात करेंगे, बीट्स इन साउंड वेव। बीट्स इन साउंड वेव, एक भी डाउट नहीं बचेगा इस लेक्चर को कंप्लीट होने के बाद। आप बस पेशेंस के साथ इसको देखिए, क्योंकि पूरा का पूरा लेक्चर एक इस टॉपिक के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। तो बीट्स इन साउंड वेव, देखिए जब भी किसी मीडियम में सपोज कि 2 वेव जा रही हैं, 2 साउंड वेव प्रोपागेट कर रही हैं। सपोज कि एक साउंड वेव ये है और एक साउंड वेव ये है, और इसकी फ्रीक्वेंसी n1, इसकी फ्रीक्वेंसी n2, और दोनों की फ्रीक्वेंसी में बहुत हल्का सा डिफरेंस है। n1 - n2 जो है वो बहुत ही एक स्मॉल नंबर आ रहा है। तो जब किसी मीडियम में 2 साउंड वेव प्रोपागेट करती हैं सेम डायरेक्शन में और उनकी फ्रीक्वेंसी में बहुत कम डिफरेंस हो, इक्वल नहीं होना चाहिए पहली बात, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो बीट्स कम बनेंगे। तो जब उनकी फ्रीक्वेंसी में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो एक ही पोजीशन पर टाइम के साथ कभी आपको तेज साउंड सुनाई देता है, कभी आपको बहुत स्लो साउंड सुनाई देता है, फिर कभी तेज साउंड सुनाई देता है, फिर कभी स्लो साउंड सुनाई देता है। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड आपको सुनाई देता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देता है, दैट इज राइज इन इंटेंसिटी, और फिर उसके बाद आपको मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देता है, दैट इज फॉल इन इंटेंसिटी। तो जब लगभग समान आवृत्ति की 2 तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलती हैं और एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित समझ ही रहे होंगे आप, पीछे आपने पढ़ लिया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, तो इन दोनों वेव के सुपरपोजिशन से किसी टाइम पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देती है, राइज होता है, किसी टाइम पर मिनिमम इंटेंसिटी सुनाई देती है, फॉल होता है। तो ये जो लगातार राइज फॉल ये होता है, इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। इसी को क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। और एक बार राइज और एक फॉल, मतलब एक बार मैक्सिमम इंटेंसिटी और एक बार मिनिमम इंटेंसिटी को मिला के जो बनता है दैट इज कॉल्ड 1 बीट। ठीक है, 1 बीट बोलते हैं। एक राइज और एक फॉल को मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं 1 बीट। ठीक है, तो ये पूरा इसका डिफिनीशन हुआ। इस बात को एक बार फिर से आप समझिए कि जब किसी मीडियम में 2 साउंड वेव प्रोपागेट करते हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी में बहुत स्मॉल डिफरेंस होता है, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होता है,
तो एक ही पोजीशन पर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेरी करता है। एक बार आपको मैक्सिमम सुनाई देगा, थोड़ी देर बाद मिनिमम, फिर से मैक्सिमम, फिर से मिनिमम, फिर से मैक्सिमम, फिर से मिनिमम। तो ये जो राइज एंड फॉल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, इसी को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, यानी कि विस्पंदों का बनना। इसी को बोलेंगे विस्पंदों का बनना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। और एक राइज और एक फॉल को, है ना, यानी एक मैक्सिमा और एक मिनिमा को मिला करके जो बनता है उसको हम बोलते हैं वन बीट। तो ऐसा हो सकता है कि एक सेकेंड में ये जो राइज फॉल राइज फॉल राइज फॉल हो रहा है, ये 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, तो एक राइज और एक फॉल के पेयर को वन बीट बोलते हैं। तो एक सेकेंड में अगर 4 बीट बन रहा है, इसका मतलब 4 बार राइज हुआ है, 4 बार फॉल हुआ है, 4 बार मैक्सिमा है, 4 बार मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई दिया, और 4 बार मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई दिया, ठीक है। अच्छा, इनका अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो आप इस तरीके से समझा सकते हैं कि सपोज इस एक्सिस पर हम इंटेंसिटी को प्रदर्शित कर रहे हैं और इस पर टाइम को, और किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर, यानी जैसे मान लीजिए ये साउंड है, ये साउंड है, आप किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन से नोटिस कर रहे हैं, तो इसी पोजीशन पर एक बार आपको राइज सुनाई देगा, एक बार फॉल होगा, एक बार राइज होगा, एक बार फॉल, यानी एक बार तेज साउंड सुनाई देगा, एक बार धीरे सुनाई देगा। तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेरी होता है वो कुछ इस तरीके से वेरी होता है, इस तरीके से। यानी ये जो ऊपर ये दिख रहा है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी को बता रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, सब राइज है, ये सब राइज इन इंटेंसिटी। और ये जो एकदम नीचे है, ये क्या है, फॉल है, ये फॉल है, यहां पर भी ये फॉल है, ठीक है। तो एक राइज और एक फॉल को मिला के बनता है वन बीट। तो यहां से ये फेनोमेना स्टार्ट हुई थी, ये पहला फॉल है, ये पहला राइज है, तो आप कह सकते हैं कि ये है वन बीट, यहां से लेकर यहां तक ये वन बीट है। तो एक सेकेंड में ऐसे कई बार हो सकता है। अगर एक सेकेंड में 5 बार राइज 5 बार फॉल हुआ, इसका मतलब नंबर ऑफ बीट कितने हो गए, 5 हो गए। एक चीज यहां पर और आपको ध्यान रखना है कि ये जो सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव, 2 साउंड वेव के सुपरपोजिशन से या अध्यारोपण से ये जो बीट्स बन रहे हैं, तो इनके सुपरपोजिशन में और पीछे जो आपने पढ़ा था स्टेशनरी वेव, अप्रगामी तरंगे, उनके सुपरपोजिशन में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान रखिए कि स्टेशनरी वेव के केस में आपने एक चीज पढ़ा था, स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव में क्या था कि एक वेव ऐसे कोई जाती थी और आगे कोई बाउंडेड मीडियम होता था, वहां से वो वेव रिफ्लेक्ट होके आती थी, और ये इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव दोनों आपस में अध्यारोपित होते थे, दोनों सुपरपोज होते थे, और इनके सुपरपोजिशन से जो वेव बनती थी उसको हम बोलते थे स्टेशनरी वेव। तो जरा आप देखिए कि स्टेशनरी वेव बनने के लिए दोनों के दोनों जो वेव हैं उनका डायरेक्शन अपोजिट है ना। स्टेशनरी वेव के सुपरपोजिशन, मतलब इन दोनों वेव के सुपरपोजिशन और बीट्स बनने में जो सुपरपोजिशन हुआ, दोनों में डिफरेंस है। तो स्टेशनरी वेव में दोनों अपोजिट डायरेक्शन के वेव होते थे, इनका सुपरपोजिशन होने से स्टेशनरी वेव बनता था, जबकि बीट्स में दोनों सेम डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट कर रहे हैं और उनके सुपरपोजिशन से बीट्स बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कि स्टेशनरी वेव में ये जो वेव इधर से प्रोपागेट हुई थी, इधर से जा रही थी, वही वेव तो वापस आई थी टकरा के, यानी जो फ्रीक्वेंसी इस इंसिडेंट वेव की थी वही फ्रीक्वेंसी ये रिफ्लेक्टेड वेव की थी, यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम थी, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या थी, सेम थी। जबकि यहां पर दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। अगर ये दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी तब भी बीट्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये पूरा कंक्लूजन है, ये पूरा डिफिनीशन है बीट्स इन साउंड वेव का। एक क्वेश्चन आप ये भी समझ लीजिए कि अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए तो बीट्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसका भी रीजन आप समझिए कि अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर उन दोनों वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी तो आप समझ रहे होंगे ना, जैसे ये वाली वेव है, सपोज कि इतने डिस्टेंस में सेम लेंथ है और इसमें कुल मिला के ये इतने, मतलब चलिए 2 वेव बना दिया हमने, तो अगर इसमें भी ऐसे 2 वेव बन रहे हैं, इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो या तो दोनों देखिए सेम फेज में होंगे, इस तरीके से सुपर इंपोज होंगे, या तो जस्ट अपोजिट फेज आप कर लीजिए, इससे ज़्यादा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते।
तो जब दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या तो दोनों वेव सेम फेज में समान कला में होंगे या तो फिर विपरीत कला में होंगे। विपरीत का मतलब यही कि आप जस्ट इस वाले वेव की फ्रीक्वेंसी यही रखिए, लेकिन इसका फेज आप ऐसे कर दीजिए, सपोज ये नीचे से ऐसे है ना, ऐसे कर दीजिए। तो अभी ये जो वेव है और ये वाली जो वेव है ये दोनों जस्ट अपोजिट फेज में हो गए, क्योंकि इसका ये पार्ट देखिए ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ, तो ये जस्ट अपोजिट फेज हो गए, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है। इसमें भी दो वेव बन रहे हैं, इसमें भी ये कुल मिला के दो वेव बन रहे हैं। तो जब दो वेव की फ्रीक्वेंसी सेम हो तो या तो वो सेम फेज में सुपरपोज होंगे या तो अपोजिट फेज में होंगे, लेकिन दोनों ही कंडीशन में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा, या तो वो मैक्सिमम होगा या तो वो मिनिमम होगा, बट वो फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जो इंटेंसिटी है या एम्पलीट्यूड है ये इसी बात पर तो डिपेंड करता है कि रिजल्टेंट जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या हुआ। तो अगर दोनों के सुपरपोजिशन से रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो दोनों वेव के सुपरपोजिशन से एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड जितना कम होगा इंटेंसिटी उतनी कम होगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें कि अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फेज डिफरेंस कांस्टेंट बना रहेगा, और जिसकी वजह से इंटेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा। इंटेंसिटी में वेरिएशन ना आने का मतलब कि राइज और फॉल नहीं मिल रहा है, और राइज और फॉल नहीं मिलेगा तो इसको आप बीट्स नहीं बोलेंगे, है ना। तो ऐसे केस में एक नॉर्मल कांस्टेंट एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी का साउंड आपको सुनाई देगा। जो भी आवाज़ आएगी उसकी जो इंटेंसिटी है उसमें कोई वेरिएशन या फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। तो बीट्स बनने के लिए जरूरी है कि राइज एंड फॉल देखने को मिले। ठीक है, तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स ये है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी में एक छोटा सा बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होनी चाहिए, दोनों वेव सेम डायरेक्शन में प्रोपागेट होने चाहिए, और सेम डायरेक्शन में प्रोपागेट होने से जब सुपर पोजिशन होगा तो कभी राइज बनेगा कभी फॉल बनेगा, यानी कि इंटेंसिटी में वेरिएशन आएगी। इसी को हम बोलते हैं बीट्स, और एक राइज और एक फॉल को मिलाकर के बोलते हैं वन बीट। राइज का मतलब कि मैक्सिमम इंटेंसिटी, फॉल का मतलब मिनिमम इंटेंसिटी। स्टेशनरी वेव और बीट्स में ये डिफरेंस है कि बीट्स सेम डायरेक्शन में इनके प्रोपागेट होने से बनती है, और स्टेशनरी वेव में अपोजिट डायरेक्शन में दोनों वेव जो प्रोपागेट हो रही हैं उनके सुपरपोजिशन से बनती है। स्टेशनरी वेव में दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, जबकि बीट्स में दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक इतना ही इनफ है, बीट्स इन साउंड वेव आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम, इसको हम ग्राफिकली कैसे समझें। जैसे अगर आपको दो वेव पता हो तो उन दोनों वेव्स के सुपरपोजिशन से कैसे बनता है आपका बीट्स, तो एक बार उसको हम ग्राफ से समझेंगे और एक बार उसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे, यानी एनालिटिकल मेथड देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। देखिए फॉर्मेशन ऑफ बीट्स होता कैसे है। सपोज कि आपके पास जो दो वेव हैं उसमें से एक वेव का डिस्प्लेसमेंट है y1 और दूसरे वेव का डिस्प्लेसमेंट है y2, यानी पहले वेव की वजह से किसी पार्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट आ सकता है वो y1 है, और दूसरे वेव की वजह से उसी पार्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट आ सकता है वो y2 है। तो जब y1 और y2 दोनों एक साथ पहुंचेंगे उस मीडियम में तो पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट दोनों के वेक्टर सम के इक्वल हो जाएगा, है ना। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दो वेव का जो रिजल्टेंट वेव आएगा वो रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो उन दोनों वेव के अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होगा। वेक्टर सम के इक्वल होने का मतलब ये कि अगर दोनों वेव किसी पार्टिकल पर सेम फेज में मिलती हैं तो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऐड होके आएगा, जुड़ जाएगा। क्योंकि आप वेक्टर पढ़ चुके हैं तो आपको आई थिंक पता होगा कि ये y1 प्लस y2 का वेक्टर सम बोलने का मतलब क्या। वेक्टर सम बोलने का मतलब ये कि इन दोनों का फेज यहाँ मैटर करेगा, इनके बीच का जो एंगल है फेज डिफरेंस है वो मैटर करेगा। तो सेम फेज में दोनों मिलेंगे तो y का मैग्नीट्यूड हो जाएगा y1 प्लस y2 के इक्वल। अपोजिट फेज में मिलेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा y1 माइनस y2 के इक्वल। और ना ही सेम फेज में हो और ना ही अपोजिट फेज में हो, कुछ अलग फेज डिफरेंस हो, मतलब 0 और 180 के अलावा फेज डिफरेंस हो,
जीरो का मतलब कि सेम फेज होता है और दोनों में अगर 180 का फेज डिफरेंस है तो उसको हम अपोजिट फेज बोलते हैं। इसके अलावा कोई भी और फेज होगा तो रिजल्टेंट उसी तरीके से आ जाएगा, वो जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आएगा वो y1 माइनस y2 से ज्यादा होगा और y1 प्लस y2 से कम होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है। ये सेम फेज के लिए है, ये अपोजिट फेज के लिए। तो बीट्स कैसे बनते हैं किसी भी मीडियम में? तो मान लीजिए यहां पर आपके पास दो वेव है, इस डायग्राम में हम दो वेव दिखा रहे हैं। एक वो जो पूरा डार्क एकदम बनाया गया है वो पहला वेव है, और एक वो जो दूसरा है डॉटेड से बनाया गया है, और दोनों की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। सपोज कि पहले की फ्रीक्वेंसी n1, दूसरे की फ्रीक्वेंसी n2, बहुत हल्का सा डिफरेंस है दोनों की फ्रीक्वेंसी में। तो जब दोनों वेव इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो जरा आप देखिए कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है। पहले वेव और दूसरे वेव के बीच में यहां पर आप देखिए तो बहुत हल्का सा फेज डिफरेंस है, बहुत हल्का सा। उसके बाद ये फेज डिफरेंस लगातार बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो एक ऐसा भी केस आपको दिख रहा होगा कि एक वेव, इस वेव का ये शेप देखिए ऊपर की तरफ है, तो दूसरे वाले वेव का जस्ट नीचे की तरफ है। यहां पर आप देखिए, है ना, ये जो डार्क वाला वेव है वो नीचे की तरफ है और इसका ये वाला पार्ट ये ऊपर की तरफ है। इसका मतलब कि इस टाइम ये दोनों वेव जस्ट अपोजिट फेज में है। तो अगर दोनों जस्ट अपोजिट फेज में है तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो दोनों के एम्पलीट्यूड के डिफरेंस के इक्वल आएगा। तो अगर दोनों का एम्पलीट्यूड बिल्कुल इक्वल है तो डिफरेंस करने के बाद जीरो आएगा। दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो डिफरेंस जो भी आ सकता था उसी डिफरेंस के इक्वल यहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा। तो होता यही है कि जब दो वेव किसी मीडियम में प्रोपागेट करती हैं तो धीरे धीरे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उनके बीच का फेज डिफरेंस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो जब वो शुरुआत में सेम फेज में थे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल आएगा, और जब यहां पर दोनों अपोजिट फेज में हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों के एम्पलीट्यूड के डिफरेंस के इक्वल आएगा। और इस पॉइंट के बाद यानी अपोजिट फेज में होने के बाद आप फिर से देखिए इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो अब घट रहा है। यहां से यहां तक इनके बीच का फेज डिफरेंस बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, यहां जस्ट अपोजिट फेज में हो गए। लेकिन इसके बाद फिर से अब ये फेज डिफरेंस आप देखिए ये घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, और यहां पर आने के बाद लगभग फिर से सेम फेज में आ गए लगभग। तो इसका मतलब कि जहां पर ये अपोजिट फेज में है वहां पर जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आएगा वो मिनिमम आएगा, और जहां वो सेम फेज में है, सेम फेज में है, वहां रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा। तो देखिए यहां पर आया है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यहां पर भी आया है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और बीच में यहां पर आया है मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो यही होता है कि जब दो वेव प्रोपागेट करती हैं तो जब वो सेम फेज में जहां पर सुपर इंपोज होती हैं तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होने से मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाने से यहाँ इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, एम्पलीट्यूड घट जाने से यहाँ इंटेंसिटी भी घट जाएगी। तो आप कह सकते हैं दिस इज द राइज एंड दिस इज द फॉल एंड दिस इज आल्सो राइज। और एक राइज और एक फॉल को मिला के बनता है वन बीट, यानी हमने यहां पर आपको दिखा दिया है दो बीट, एक बीट ये है और एक बीट ये है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई दो वेव ऐसी भी हो सकती हैं कि ये जो नंबर ऑफ बीट्स हैं वो एक सेकेंड में ऐसा 10 बार हो, जो हमने यहां पर दिखाया सिर्फ 2 बार, ऐसा 10 बार हो सकता है। तो इसका मतलब कि वहां पर जो नंबर ऑफ बीट्स हो जाएंगे वो 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका ग्राफिकल मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। सिंपल सी बात कि दो वेव प्रोपागेट होती हैं, जहां जहां सेम फेज में मिलेंगी तो एम्पलीट्यूड दोनों का सम हो जाएगा, जहां अपोजिट फेज में मिलेंगी वहां एम्पलीट्यूड डिफरेंस हो जाएगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी को राइज बोलेंगे। मिनिमम एम्पलीट्यूड का मतलब मिनिमम इंटेंसिटी, जिसको हम फॉल बोलेंगे। और राइज और फॉल अगर मिल रहा है दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ बीट्स हो रहा है। क्लियर है? अब इसी चीज को हम क्या करने वाले हैं, इसको एनालिटिकल मेथड से समझने वाले हैं। दैट मीन्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे और हम इसका प्रॉपर डेरिवेशन आपको बताएंगे। इस पूरे लेक्चर में हमको सिर्फ बीट्स पढ़ना है, इसलिए हम इसका पूरा आपको डेरिवेशन बताएंगे, ताकि इसका सवाल किसी भी एंगल से आपसे पूछे, आपको अगर वो डेरिवेशन का पूरा प्रोसेस पता है, उसका पूरा एनालिसिस आपने किया है, तो आप हर एक सवाल का जवाब दे लेंगे। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, एनालिटिकल मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। तो इसको डिराइव करने के लिए, इसके फार्मूले को समझने के लिए कुछ हम एजम्पशन जो ले रहे हैं शुरुआत में उसको आप समझ लीजिए कि सपोज टू वेव्स, दो वेव आपको लेना पड़ेगा बीट्स बनाने के लिए विथ सेम एम्पलीट्यूड
हमने ये सेम एम्पलीट्यूड लिया है इसलिए ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अगर उसका एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों वेव का एम्पलीट्यूड जरूरी नहीं है कि मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एम्पलीट्यूड वो सेम हो, ये जरूरी नहीं है, बट हम ये सिंप्लिसिटी के पर्पज से ले रहे हैं। टू वेव्स विथ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी n1 एंड n2। और ख़ास बात यह है कि n1 और n2 का जो डिफरेंस है वो बहुत ही स्मॉल नंबर है, फ्रीक्वेंसी में बहुत ही कम अंतर है दोनों की। ये हमने कंडीशन लिया है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ग्राफिकल मेथड में यहाँ पर ऊपर दो वेव हमने दिखाया था, एक डार्क कलर से था और एक डॉटेड था। तो उन्हीं दोनों वेव की हम बात कर रहे हैं कि उनमें से मान लीजिए एक वेव की फ्रीक्वेंसी n1 है, एक वेव की फ्रीक्वेंसी n2 है और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। तो अगर हम इस पहली वेव का इक्वेशन लिखें तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेव का इक्वेशन a sin ओमेगा t माइनस kx होता है ना। अब देखिए ये जो k फैक्टर है ये एम्पलीट्यूड का फैक्टर है, यानी कि 2π/λ है। तो हमने सेम एम्पलीट्यूड लिया है इसलिए हम k को k रहने दे सकते हैं, बट ये जो ओमेगा है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है 2πn। तो दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी हमने अलग अलग सेलेक्ट करी है, तो यानी n1 लेंगे तो ये ω1 होगा, n2 लेंगे तो ये ω2 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि a sin ω1 माइनस kx पहले वेव का इक्वेशन, और दूसरे वेव का इक्वेशन हो जाएगा a sin ω2t माइनस kx। और a की जगह पर a1 और a2 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही मान लिया है कि हम जिस वेव की बात करेंगे वो सेम एम्पलीट्यूड के हैं, तो इससे कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाता है। नहीं तो a1 और a2 को लेकर भी समस्या एक रहती है, उसको भी ध्यान में रखना होता है पूरा। तो ऐसा करने से क्या होता है कि ये k1 और k2 नहीं बन पाते, ये a1 और a2 नहीं बन पाते, तो हमारा पूरा फोकस फ्रीक्वेंसी के ऊपर रहता है। अब जब इनका सुपर पोजिशन होगा, जब दोनों वेव आपस में सुपर इम्पोज होंगे, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन रिजल्टेंट वेव जो होगा, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड या इक्वेशन, रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये हम प्रॉपर डेरिवेशन कर रहे हैं तो थोड़ा आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप ये सोचते हैं कि सीधे फार्मूला आपको पता हो जाए उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, बट मुझे लगता है कि बीट्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार बार कन्फ्यूज करता है। तो हर बार न्यूमेरिकल में उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए बार बार समय देने से अच्छा है कि एक बार उस समस्या का समाधान ही कर लेते हैं, उसका पूरा एनालिसिस ही कर लेते हैं, ताकि न्यूमेरिकल में बार बार उन चीज़ों को एक्सप्लेन ना करना पड़े। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेव का जो इक्वेशन आ जाएगा दैट इज y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, और यहाँ पर y1 और y2 कितने हैं, a sin ω1t माइनस kx प्लस y2 कितना है, a sin ω2t माइनस kx। a को कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में sin ω1t माइनस kx प्लस sin ω2t माइनस kx। और आप देखिए कि ये फार्मूला sin c प्लस sin d बन गया। इसको अगर c मानेंगे, इसको d मानेंगे, तो sin c प्लस sin d, और sin c प्लस sin d का फार्मूला क्या होता है, sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ठीक है, यही फार्मूला होता है sin c प्लस sin d का। तो इसी फार्मूले को अगर हम यूज करें यहाँ पर, तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा a, और इसमें sin c प्लस sin d अप्लाई कर रहे हैं तो 2 sin c प्लस d और बाई 2, तो c प्लस d यानी कि ω1t ω2t माइनस kx पूरा लिखना पड़ेगा। तो ω1t यहाँ से प्लस में ω2t, और ये दोनों को प्लस कर रहे हैं तो माइनस में 2kx और अपान में 2। ठीक है, साइन c और d इन दोनों को हमने प्लस किया और अपान में 2। आगे कितना आ जाएगा, cos c माइनस d। तो जब c माइनस d करेंगे तो ये माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये c और उसके बाद माइनस d, तो माइनस d करेंगे तो ये भी माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला प्लस ये इस वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, cos ω1t माइनस ω2t और डिवाइडेड बाई 2, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ये पूरा आपका इक्वेशन आ गया। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, यहां से ऊपर से हटा के।
ये सब हटा दीजिए अब, क्योंकि ये एजम्पशन शुरुआत में हम इसलिए दिखा रहे थे ताकि पता चले कि किस कंडीशन में हम डेरिवेशन कर रहे हैं। हो सकता है सर आप अलग से बुक्स पढ़ रहे हो, सबकी अपनी अलग अलग बुक्स हैं तो उसमें अलग अलग तरीका हो सकता है। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2a, और हम कॉस वाले टर्म को पहले लिख रहे हैं, कॉस कितना ω1t माइनस ω2t डिवाइडेड बाई 2, और उसके बाद साइन यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, t को अगर कॉमन करने के साथ हम लिखें तो ये आ जाएगा, या तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, साइन t को कॉमन करने के बाद ω1 प्लस ω2 अपान 2, इसके साथ में रहेगा t, ठीक है, और माइनस में kx, ठीक है ना। ये 2kx था तो हमने सेपरेट कर दिया, 2 को इसके साथ कर दिया तो इसके अपान में लिखा और इसमें से जो 2 था वो कैंसिल हो गया। अब इस इक्वेशन में ये जो पार्ट है अगर हम इसको कैपिटल A बोलें तो y इज इक्वल टू a साइन और समथिंग, ये आप इस तरीके से देख लीजिए, उस पूरे पार्ट को हम दोबारा से नहीं लिख रहे। यानी कि जो दोनों वेव y1 और y2 थे उनका इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो रिजल्टेंट वेव बनेगा, जो हमने नीचे ग्राफ में बनाया था, पहले 2 वेव आपको दिखाया था डार्क और डॉटेड, उसके बाद जो रिजल्टेंट हमने वेव का एम्पलीट्यूड दिखाया था या इंटेंसिटी का लीजिए दिखाया था, उसका जो इक्वेशन आएगा वो ये आएगा। और आप देखिए कि ये इक्वेशन आपके इसी इक्वेशन से मैच कर रहा है ना, इसी वेव के इक्वेशन से मैच कर रहा है। तो वेव के इक्वेशन में क्या होता है, साइन के पहले का जो फैक्टर होता है वो एम्पलीट्यूड बताता है, और साइन के अंदर जितना फैक्टर होता है पूरा इसका साइन का जो आर्गुमेंट होता है इसको हम फेज बोलते हैं। तो साइन के अंदर जो फेज आएगा वो ये है फेज, रिजल्टेंट वेव का फेज, और जो ए है एम्पलीट्यूड है वो पूरा ये है। तो जो रिजल्टेंट वेव आया है उसका एम्पलीट्यूड आप यहां पर ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। इस एम्पलीट्यूड वाले फैक्टर में टाइम आ रहा है, मतलब टाइम के साथ एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है। तो यही आपको देखना है कि किस किस टाइम पर वो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और किस किस टाइम पर वो एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, ठीक है। तो इससे तो पता चल गया कि रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन क्या होगा। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड a इक्वल टू कितना, a इक्वल टू 2a cos ω1t माइनस ω2t और अपान में 2। अब ये रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड आया है, ये एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का, तो ये मैक्सिमम कब होगा, तो फॉर मैक्सिमा, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब आप समझ रहे हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब होता है राइज इन इंटेंसिटी। उस ग्राफ में जो राइज हमको मिला है वो कहां पर मिला है, अगली बार कहां पर मिलेगा, अगली बार कहां पर मिलेगा, मतलब ये जो ग्राफ आपने प्लॉट किया है इस ग्राफ में इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में अगर ग्राफ की बात करें, ये जो ग्राफ आपको मिलता है बीट्स में, तो ये वाला बीट्स किस टाइम पर है, ये वाला बीट्स किस टाइम पर है, ये वाला ये राइज राइज राइज, ये तीनों राइज किस किस टाइम पर हैं, या इसके आगे जितने भी राइज बनेंगे वो किस किस टाइम पर बनेंगे। और ये जो फाल बन रहा है इसकी भी बात करेंगे, ये किस टाइम पर बना है, ये किस टाइम पर बना है, इसके आगे जो बनेगा वो किस टाइम पर बना है। तो हम यही कैलकुलेट करना चाहते हैं कि रिजल्टेंट वेव में जो इंटेंसिटी मैक्सिमम आई है, या कह लीजिए जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आया है, वो किस किस टाइम पर आएगा, कई बार आएगा। तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड वाले फैक्टर को मैक्सिमम करने का मतलब कि कॉस के साथ का जो फैक्टर है ये मैक्सिमम हो जाए, ये पूरा फैक्टर मैक्सिमम हो जाए। और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, यानी ए को अगर आप चाहते हैं कि ए मैक्सिमम हो जाए तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि कॉस वाला ये जो पूरा फैक्टर है ये कितना हो जाए, कॉस थीटा वाला जो फैक्टर है वो इक्वल हो जाए +-1 के। कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +-1 के इक्वल होती है। तो ये पूरे पार्ट को जब आप +-1 का मतलब क्या, प्लस का मतलब कि मीन पोजीशन के ऊपर और माइनस का मतलब मीन पोजीशन के नीचे, है ना। तो ये माइनस का मतलब नेगेटिव के चक्कर में मत पड़िए आप। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ऊपर हो चाहे मैक्सिमम नीचे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो एम्पलीट्यूड ही तो है और उसके हिसाब से इंटेंसिटी मिलेगी। तो cos थीटा इज इक्वल टू +-1, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई एम्पलीट्यूड के मैक्सिमम होने के लिए। तो जब आप इसको +-1 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए ω1t, और यानी cos ω1t माइनस ω2t अपान 2 इज इक्वल टू किसके,
प्लस माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस कितने की वैल्यू है ये, तो कॉस के पाई की वैल्यू, मतलब के मतलब कॉस, जहाँ पर के का मतलब क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन। यानी कि कॉस 0 की वैल्यू मैक्सिमम होगी 1 होगी, फिर कॉस अगर आप पाई रखेंगे, कॉस 2 पाई रखेंगे, कॉस 3 पाई रखेंगे, कॉस 5 पाई रखेंगे, हर केस में जो आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी वो क्या आएगी, वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, या तो +1 आएगा या तो -1 आएगा। तो इन दोनों को कंपेयर करने का मतलब क्या, कि ω1 और -ω2 और t/2 इज इक्वल टू k पाई। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा 2k पाई अपान ω1 - ω2, और ये आ जाएगा 2k पाई, और ω1 की जगह पर 2 पाई n1, ω2 की जगह पर 2 पाई n2। 2 पाई को कॉमन लेके ऊपर वाले 2 पाई से कैंसिल कर देंगे, तो मैक्सिमा के लिए टाइम मिल जाएगा, टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, k अपान n1 - n2, k अपान n1 - n2। इसका मतलब कि मैक्सिमा किस किस टाइम पर बनेगा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। k की जो वैल्यूज हैं उनको आप रखते जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस टाइम पर ये आपको राइज वाला केस मिलने वाला है, मतलब मैक्सिमम साउंड आपको सुनाई देने वाला है। तो जैसे आप देखिए k की सबसे छोटी वैल्यू 0 रखेंगे तो t1 मिलेगा, और कितना आ जाएगा 0, है ना। इसको हम ऊपर लिख रहे हैं, इसको हटा के देखिए k की वैल्यू रखिए आप, ये वैल्यूज हैं, तो इसको जब रखेंगे तो क्या आएगा, टाइम सबसे पहले मिलेगा 0, और दूसरा टाइम कितना आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 1/n1 - n2, उसके बाद कितना आएगा 2/n1 - n2, 3/n1 - n2, 4/n1 - n2 एंड सो ऑन। तो इस टाइम पर आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, यानी कि राइज इन इंटेंसिटी मिलेगी। तो सबसे तेज साउंड किस किस टाइम पर सुनाई देगा, तो इस पर्टिकुलर टाइम पर आपको तेज साउंड सुनाई देगा, ठीक है। और आप देखिए कि दो लगातार जो राइज हैं, ये राइज फिर ये राइज, तो पहली बार मैक्सिमा के बाद दूसरी बार मैक्सिमा कब आएगा, कितने समय के बाद आएगा, कितने टाइम का इंटरवल है। तो हर बार इंटरवल आप देखिए ध्यान से सेम इंटरवल आएगा, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 1/n1 - n2। यहां पर इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो इंटरवल कितने का है, इस वाले राइज और इस वाले राइज के बीच में कितने टाइम का डिफरेंस है, 1/n1 - n2। इसमें भी कितने का है, 1/n1 - n2। यानी आप ये कह सकते हैं कि हर 1/n1 - n2 टाइम के बाद अगला राइज आपको सुनाई देगा। सपोज कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम आपको पता चल जाए कि हाँ ये वाला टाइम ये है, इसके बाद आगे कितनी देर बाद आपको अगला राइज सुनाई देगा, तो इतने टाइम के बाद, फिर अगला कितने टाइम बाद सुनाई देगा, इतने ही टाइम के बाद, इतने ही टाइम के बाद, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इंटरवल के बाद मैक्सिमा आपको सुनाई देते हैं। तो मैक्सिमा कितने टाइम पर सुनाई देते हैं, कितने टाइम इंटरवल के बाद, मैक्सिमा के लिए जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, वो है 1/n1 - n2 सेकेंड, है ना, टाइम है तो सेकेंड। यानी आप ये कह सकते हैं कि 1/n1 - n2 सेकेंड में अगला मैक्सिमा आपको सुनाई देगा। तो देखिए 1 सेकेंड में कितने मैक्सिमा सुनाई देंगे, सोच के देखिए। अगर हम आपसे ये कहें कि हर 1/5 सेकेंड के बाद आपको अगला मैक्सिमा सुनाई देगा, यानी कि 1 सेकेंड में टोटल 5 मैक्सिमा बन रहे हैं। 1 सेकेंड में 1 2 3 4 5, 1 सेकेंड में टोटल 5 मैक्सिमा सुनाई दे रहे हैं। ये पूरा 1 सेकेंड के इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो यानी कि हर पहला जो मतलब हर जो मैक्सिमा आपको सुनाई देगा उसके बीच का इंटरवल कितना होगा, तो पूरा अगर 1 सेकेंड है और इसमें 5 सुनाई देने हैं तो हर एक के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 1/5 सेकेंड, 1/5 सेकेंड, 1/5 सेकेंड, 1/5 सेकेंड, और इसके ये भी मैक्सिमा है तो कहीं से शुरुआत भी तो हुआ होगा, तो ये भी 1/5 सेकेंड। तो अगर हर एक मैक्सिमा सुनाई देने में 1/n1 - n2 सेकेंड लग रहा है, इसका मतलब कि उस 1 सेकेंड में n1 - n2 मैक्सिमा बनेंगे। यानी नंबर ऑफ मैक्सिमा कह लीजिए या राइज कह लीजिए इन 1 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा, n1 - n2 के इक्वल, n1 - n2 के इक्वल। इस बात को आपको गांठ बांध के रख लेना है। इसको मैं कोई इक्वेशन बोल देता हूं कि नंबर ऑफ मैक्सिमा या नंबर ऑफ राइज
1 सेकेंड में कितनी बार आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा या कितनी बार राइज आपको देखने को मिलेगा, वो है n1 माइनस n2। और 1 सेकेंड में जितनी बार ये आपको सुनाई देता है मैक्सिमा, बिल्कुल उतनी ही बार आपको 1 सेकेंड में मिनिमा भी सुनाई देगा। लेकिन उसके लिए हमको फिर से डेरिवेशन करना है, तो यहां से हम फिर से कैलकुलेशन करके आपको दिखाते हैं कि 1 सेकेंड में मैक्सिमा इतनी बार सुनाई दे रहा है तो मिनिमा कितनी बार सुनाई देगा। ठीक, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए, फिर मिनिमा का केस देख लेते हैं यहीं पर। और कुछ बहुत चेंज करने की जरूरत है नहीं, हम बल्कि यहीं पर करेंगे, यहीं पर करते हैं मिनिमा के लिए। इसको आप फाल बोलिए, फाल। तो ए मिनिमम कब कब आएगा, ए मिनिमम, तो ए मिनिमम तभी आएगा क्योंकि जो ए का इक्वेशन था यही था, ए बराबर 2a लगा था इसके साथ में। तो इसके मिनिमम होने के लिए ज़रूरी है कि कॉस यहाँ पर कितना हो, π/2 हो, 3π/2 हो, 5π/2 हो, मतलब π/2 का विषम गुणज, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के केस में कॉस की वैल्यू 0 आती है, मिनिमम आती है। तो ए की वैल्यू मिनिमम फाइंड आउट करने का मतलब कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू यानी कि 0 आनी चाहिए। और कॉस थीटा की वैल्यू 0 ये कब आती है, जब यहाँ पर ये π/2 का ये ऑड मल्टीपल होता है। ऑड मल्टीपल मतलब k की जो वैल्यू होगी 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, उसके बाद 7 हो सकती है एंड सो ऑन। इस केसेस में आपको मिनिमा सुनाई देगा, मतलब फॉल इन इंटेंसिटी मिलेगी। तो यहाँ पर भी लिख दीजिए आप π/2 और सारा प्रोसीजर एकदम सेम होगा। और यहाँ से इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 नहीं रहेगा इस बार। और जब ये यहाँ पर अपान में वैल्यू होगी और 2π को कॉमन लेंगे तो पाई से तो पाई कैंसिल होगा लेकिन 2 रहेगा साथ में, है ना। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अभी तो ये है, तो कितना आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ से आपको मिलेगा, ये पाई से ये पाई कैंसिल होगा, 2 को बाहर अगर निकाल दें तो आप कह सकते हैं कि ब्रैकेट के बाहर यहाँ 2 रहेगा। तो अगर आपको टाइम, पर्टिकुलर टाइम पता करना है तो k की सबसे मिनिमम वैल्यू रखिए 1, तो कितना आ जाएगा 1/2 n1 माइनस n2, और दूसरी वैल्यू रखिएगा 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और ये साथ में यहाँ 2 हमेशा रहेगा। फिर अगला आ जाएगा 5, और उसके बाद अगला आ जाएगा 7, और यहाँ अपान में 2 भी रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो मिनिमा किस किस टाइम पर आपको सुनाई देगा वो आपको यहाँ पर मिल गया है। क्या चेंजेस देखने को मिले हैं कि उसमें 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से नंबर ऊपर आते थे, और अपान में ये वाला 2 नहीं रहता था। और इस बार 1, 3, 5, 7 आ रहा है और अपान में साथ में 2 भी है। लेकिन अभी भी जब आप इंटरवल यहाँ से निकालेंगे, इंटरवल आप निकालिए, तो इसमें से जब इसको आप माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3 - 1 करेंगे 2, और 2/2 कैंसिल होगा, यही आएगा। इसमें से आप इसको माइनस करिए, 5 - 3 करेंगे 2, उस 2 से ये अपान वाला 2 कैंसिल होगा, फिर से यही आएगा और फिर से यही आएगा। मतलब जितने इंटरवल के बाद आपको मैक्सिमा सुनाई देते हैं उतने ही इंटरवल के बाद आपको मिनिमा भी सुनाई देंगे। तो इंटरवल बिटवीन 2 मैक्सिमा और इंटरवल बिटवीन 2 मिनिमा सेम होता है, और वो कितना होता है 1/n1 माइनस n2। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं यहां से कि जो मिनिमा आया है उस मिनिमा के लिए टाइम इंटरवल कितना है 1/n1 माइनस n2। तो सेम डिस्कशन के साथ आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मिनिमा एकदम सेम, वही तरीका, यही एग्जांपल है। नंबर ऑफ मिनिमा यानी कि मिनिमा का मतलब कि ये फॉल, नंबर ऑफ मिनिमा इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू n1 माइनस n2, इसको आप बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो कुल मिला के अब ये सारा कंक्लूजन जो निकला, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बल्कि आप जनरल इक्वेशन याद कर सकते हैं कि कॉस थीटा के केस में यहाँ पर जो के थीटा हमने रखा था वो कितना था, k π/2 के केस में मिनिमा आया था और k π के केस में मैक्सिमा आया था। यहाँ पर k की वैल्यू 1, 3, 5, 7 है, वहाँ पर k की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 सभी नेचुरल नंबर और होल नंबर 0 भी। ठीक है, अच्छा अब जरा इस चीज़ का हम मीनिंग समझते हैं कि नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ मिनिमा और उनका जो टाइमिंग है वो क्या है। तो अब हम आते हैं कंक्लूजन पर। ये पूरा कैलकुलेशन हो गया, यही एनालिसिस आपको पढ़ना था। ग्राफिकल तो आपने समझ लिया, कैलकुलेशन से भी आपने समझ लिया। तो मैक्सिमा आप कह सकते हैं या राइज इन इंटेंसिटी किस किस टाइम पर मिलता है, तो रिजल्ट है आपका k/n1 माइनस n2, जहाँ पर k की वैल्यू क्या थी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन।
ठीक है। और यहाँ से जब आपने टाइम निकाला तो वो पर्टिकुलर टाइम कितना निकल के आया, टाइम निकल के आया 1/n1 - n2। पहले तो जीरो रखेंगे तो एक तो जीरो आ जाएगा, दूसरा ये है, पहला जीरो है, दूसरा ये है, तीसरा कितना आया, तीसरा आ गया 2/n1 - n2, उसके बाद 3/n1 - n2 एंड सो ऑन। तो इस टाइम पर आपको मैक्सिमा सुनाई देगा। मिनिमा की बात कर ले, मिनिमा यानी कि फॉल इन इंटेंसिटी, तो मिनिमा या फॉल इन इंटेंसिटी किस किस टाइम पर आएगा, तो T = K/2 ब्रैकेट में n1 - n2, ये मिनिमा के लिए कंडीशन है। लेकिन ये ध्यान रहे कि यहाँ पर जो K की वैल्यू है वो क्या 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। K की वैल्यू चेंज है, यहाँ पर K ये होगा और यहाँ पर जो K होगा वो ये होगा। तो यहाँ से भी आप टाइम निकाल सकते हैं, किस किस टाइम पर आपको मिनिमा सुनाई देगा। तो K की पहली वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2n1 - n2। अगला कितना होगा, फिर से आएगा ये 3/2n1 - n2, फिर 5/2n1 - n2 एंड सो ऑन। ठीक है। अब देखिए इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि सबसे पहले कि टाइम t = 0 पर आपको मैक्सिमा सुनाई देगा, फिर 1/2n1 - n2 पर मिनिमा सुनाई देगा, और इसके बाद अगला कौन सा टाइम है, अगला टाइम ये है, ये 1/2n1 - n2 है और ये पूरा 1/n1 - n2 है। तो ये जो टाइमिंग है वो कहां पर, वो इस दोनों टाइम के बीच में आएगा ना, यहां पर लाई करेगा यहां पर। इसी तरीके से ये टाइम कहां पर आएगा, मैक्सिमा हुआ, फिर ये वाला मिनिमा सुनाई देगा, फिर ये वाला मैक्सिमा सुनाई देगा। इसके बाद अगला कौन है, तो 2/n1 - n2 से पहले कौन, 2 से पहले कौन, 1.5, 3/2। तो ये 3/2 वाला जो टाइम है वो यहां बीच में सुनाई देगा। तो ये मैक्सिमा, फिर ये मिनिमा, फिर ये मैक्सिमा, फिर ये मिनिमा। इस मैक्सिमा के बाद अब ये वाला मिनिमा यहाँ पर देखिए बीच में आएगा, क्योंकि ये 3 है और ये 5/2 मतलब 2.5 है। तो हर दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा है, या आप ये कह सकते हैं कि हर दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा है। तो इसीलिए ग्राफ जो हमने बनाया था इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड के लिए, वो ग्राफ इसीलिए था कि टाइम t = 0 पर, यही है t = 0, तो t = 0 पर मैक्सिमा है, t = 0 पर ये टाइम पर मैक्सिमा है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब यहीं पर दिखाना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमने ग्राफ को यहाँ से न स्टार्ट करके ऊपर से स्टार्ट किया था, क्योंकि टाइम t = 0 पर मैक्सिमा सुनाई देता है। फिर आगे जो अगला टाइम है वो कौन सा टाइम है, 1/2n1 - n2। सपोज यहीं पर कहीं पर होगा वो 1/2n1 - n2, तो ये मिनिमा आ गया। फिर उसके बाद अगला यहाँ पर आपको मैक्सिमा ये वाले पर मिलेगा, फिर इसके बाद मिनिमा आएगा, फिर मैक्सिमा आएगा, फिर मिनिमा आएगा, फिर मैक्सिमा आएगा, फिर मिनिमा आएगा, फिर मैक्सिमा आएगा। तो एक राइज और एक फॉल को मिला के बनता है 1 बीट। इसको नहीं काउंट करते हैं क्योंकि ये टाइम t = 0 है, t = 0 पर नहीं, उसके बाद से लेंगे। ठीक है। तो राइज राइज राइज, और ये मिनिमा वाला केस फॉल, ये फॉल, ये फॉल, और आप देखिए इस तरीके से ये बन गए बीट्स, राइज फॉल, इसी को तो बीट्स बोलते हैं। तो ये था एनालिटिकल मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। आई होप कि सारा डिस्कशन आपको, सारा कैलकुलेशन समझ में आया होगा, और उस कैलकुलेशन के बाद जो ये रिजल्ट निकले, ये रिजल्ट आपको समझ में आए होंगे कि मैक्सिमा का मतलब या राइज का मतलब क्या है, किस किस टाइम पर बनेंगे, और मिनिमा या फॉल का मतलब क्या है, किस किस टाइम पर बनेंगे, और इस राइज और फॉल के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो आपस में कितना है, वो आपने देखा 1/n1 - n2, ये भी आपने देखा 1 - n1 - n2, 1/n1 - n2। एक चीज और यहाँ मिस हो रहा है, नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ मैक्सिमा इन 1 सेकेंड निकाला था हमने ऊपर, वो कितना आया था नंबर ऑफ मैक्सिमा, वो आया था n1 - n2। और नंबर ऑफ मिनिमा भी आपने निकाला, नंबर ऑफ मिनिमा इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, ये कितना आया था, ये भी आ गया था n1 - n2। एक बात बताइए कि अगर 1 सेकेंड में 4 मैक्सिमा बने और 4 मिनिमा बने, 1 सेकेंड में इस तरीके से 4 मैक्सिमा बने, ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 मैक्सिमा हैं, और 1 2 3 4 ये 4 मिनिमा है। ठीक है। तो 4 मैक्सिमा और 4 मिनिमा को मिलाकर के जो नंबर ऑफ बीट्स बनेंगे वो कितने होंगे, 1 मैक्सिमा और 1 मिनिमा को मिला के 1 बीट होगा,
ये यहाँ तक एक बीट हुआ, फिर अगला मैक्सिमा और अगला मिनिमा मिला के एक और बीट होगा, अगला मैक्सिमा और अगला मिनिमा मिला के एक और बीट बनेगा, अगला मैक्सिमा और अगला मिनिमा मिला करके एक और बीट बनेगा। तो 1 बीट, 2 बीट, 3 बीट और 4 बीट। तो अगर 1 सेकेंड में 4 मैक्सिमा बन रहे हैं तो 4 ही मिनिमा बनेंगे। कंक्लूजन से हमको पता चला है ना, इस कैलकुलेशन से हमको पता चला है कि अगर 4 नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा इन 1 सेकेंड सेम होते हैं और एक मैक्सिमा और एक मिनिमा के पेयर को हम एक बीट बोलते हैं, तो 4 मैक्सिमा अगर बना है तो 4 मिनिमा भी बनेगा और चारों मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग जो मिनिमा होंगे उनको मिला के 4 बीट हो जाएगा। तो आप क्या ये बात कह सकते हैं, इस कंक्लूजन, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के आधार पर आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में टोटल बीट्स कितने बनेंगे, मैक्सिमा मिनिमा तो आपने देख लिया, बीट्स कितने बनेंगे n1 माइनस n2 के इक्वल। और 1 सेकेंड में नंबर ऑफ बीट्स को ही हम बोलते हैं बीट्स फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में बनने वाले बीट्स की संख्या को हम बोलते हैं बीट्स फ्रीक्वेंसी। और इस चैप्टर से जो सवाल पूछा जाता है वो बीट्स फ्रीक्वेंसी पर ही पूछा जाता है। 2 अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क आपको दिए जाएंगे, एक की फ्रीक्वेंसी पता होगी, एक की नहीं पता होगी, तो आपसे पूछा जाएगा कि अगले की फ्रीक्वेंसी बताइए और बीट्स फ्रीक्वेंसी आपको दिया जाएगा। तो ध्यान रहे आपको, बीट्स फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकेंड में बनने वाले बीट्स की संख्या, और 1 सेकेंड में कितने बीट्स बनते हैं, जितने 1 सेकेंड में मैक्सिमा बनते हैं, जितने 1 सेकेंड में मैक्सिमा बनते हैं, या जितने 1 सेकेंड में मिनिमा बनते हैं। तो 1 सेकेंड में बनने वाले मैक्सिमा की संख्या निकालिए, या 1 सेकेंड में बनने वाले मिनिमा की संख्या निकालिए, या 1 सेकेंड में बनने वाले बीट्स की संख्या निकालिए। तीनों चीजें सेम हैं, तीनों की वैल्यू सेम है और उसी को हम बोलते हैं बीट्स फ्रीक्वेंसी। और कितना होता है ये, तो n1 माइनस n2, ये n2 माइनस n1 भी हो सकता है। दैट मीन्स दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, यहाँ प्लस या माइनस से मतलब नहीं होता है, यहाँ सिर्फ इस बात से मतलब है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बीट्स जो होगा 1 सेकेंड में कितने बीट्स बनेंगे, बीट्स फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। ठीक है, तो कंक्लूजन ये निकला है कि आप ये याद रख लीजिए, चाहे आप नंबर ऑफ मैक्सिमा निकालिए, चाहे आप नंबर ऑफ मिनिमा निकालिए, चाहे आप नंबर ऑफ बीट्स निकालिए 1 सेकेंड में, वो सब n1 माइनस n2 के इक्वल है। इसी को हम बीट्स फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि बीट्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, और इसका एप्लीकेशन आप समझेंगे तो आप इसी एप्लीकेशन के बेसिस पर इसका क्वेश्चन भी समझ पाएंगे, क्वेश्चन कैसे इसके सॉल्व करने। तो देखिए, बीट्स के जो एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वो 2 एप्लीकेशन मुख्य रूप से आपको देखने हैं। एक है डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, और दूसरा है ट्यूनिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको हमको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना है, तो डिटेल में समझेंगे इसको। ट्यूनिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। और सपोज कि आप कोई स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट की बात करिए, जैसे गिटार हुआ, सितार हुआ, तबला हुआ, तो इसके केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप जानते हैं कि 1/2L और √T/m, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। इन जनरल ये फार्मूला होता है P/2L। तो इससे पता चलता है कि स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग से एसोसिएटेड जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि उसमें कितना ज़्यादा हमने उस स्ट्रिंग को कितना ज़्यादा टाइट कसा हुआ है, उसमें टेंशन फोर्स कितना है। तो आप टेंशन फोर्स को वेरी करके, दैट मीन्स उस स्ट्रिंग को ढीला करके, टाइट करके, आप उससे प्रोड्यूस होने वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो ट्यूनिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हम बीट्स का कैसे यूज करते हैं। ट्यूनिंग का मतलब यह है कि सपोज कि आपके पास 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, एक ये इंस्ट्रूमेंट ए है और एक इंस्ट्रूमेंट ये बी है, और इंस्ट्रूमेंट बी की अपनी कोई एक फ्रीक्वेंसी है, सपोज मान लीजिए n1 है। तो आप चाहते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ए है उसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, n1 हो जाए। इसको बोलते हैं हम ट्यूनिंग। ट्यूनिंग का मतलब कि एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी से अपने इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी को उससे मैच कराना। तो अब ये मैच कैसे कराएंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को भी हम n1 के इक्वल कैसे करें, तो इसके लिए हम बीट्स की हेल्प लेते हैं। कैसे,
देखिए पहली बात तो ये इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे और उसका जो साउंड सुनाई देगा उसी के बेसिस पर अब इसको क्या करेंगे, ढीला करेंगे, टाइट करेंगे, इस तरीके से वेरिएशन करेंगे। तो इससे पता चलेगा उनको कि हाँ हम टाइट करने पर, मतलब उस स्ट्रिंग को टाइट करने पर या ढीला करने पर, जो भी कर रहे हैं वो टाइट या ढीला करने पर हम इस फ्रीक्वेंसी की तरफ पहुंच रहे हैं या उसके जैसा साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। बट एग्जैक्टली उसके इक्वल हुआ कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो सपोज कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल तो नहीं है बट उसी के लगभग हो गई, लगभग आ गई, टाइट करते करते वो वहाँ तक लगभग पहुँच जाएंगे। मान लीजिए जैसे कि हम ये करें कि ये 5 है, 5 हर्ट्ज, और ये अपने इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी शुरुआत में ये 1 हर्ट्ज था, और फिर इनको पता चला कि 2 अगर और टाइट कर रहे हैं तो और सही से उससे ट्यून होता हुआ दिख रहा है, और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे तो इनको पता चला कि टाइट करने से ये इस फ्रीक्वेंसी के तरफ मूव कर रहे हैं। सपोज ये बढ़ाते बढ़ाते आप पहुंच गए 4 हर्ट्ज के पास में, तो अभी आप देखिए कि ये 4 हर्ट्ज तक आप पहुंच गए हैं और ये 5 हर्ट्ज तक, मतलब काफी हद तक करीब पहुंच गए हैं। बट वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये कैसे पता चल पाएगा? तो बीट्स की हेल्प लेते हैं और इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को एक साथ प्ले करते हैं। ठीक है, जब काफी करीब पहुंच जाते हैं उस फ्रीक्वेंसी के तो दोनों इंस्ट्रूमेंट को एक साथ प्ले करते हैं। दोनों इंस्ट्रूमेंट को एक साथ प्ले करने पर क्या होता है, देखिए इनकी फ्रीक्वेंसी में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, और फ्रीक्वेंसी में छोटा सा डिफरेंस होने की वजह से बीट्स बनेंगे, राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, है ना। साउंड तेज होगा, साउंड स्लो होगा, साउंड तेज होगा, साउंड स्लो होगा। तो जो बीट्स बनेंगे वो बीट्स से पता चलेगा इनको, मतलब इस जो भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं उनको ये पता चलेगा कि दोनों की फ्रीक्वेंसी में अभी थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में जब डिफरेंस रहता है तभी बीट्स बनते हैं। तो जब इनको ये पता चल जाएगा दोनों की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा डिफरेंस है तो अभी और टाइट करेंगे और टाइट करेंगे और टाइट करेंगे, तो उसके बाद फिर से वो बजाएंगे। तो बार बार ऐसा हिट एंड ट्रायल मेथड ये अप्लाई करेंगे, और इसके बाद जब इनको लगेगा कि नहीं एकदम अब उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर आ गया, तो कैसे पता चलेगा कि कंफर्म कैसे होगा कि बराबर हो गया? तो सपोज कि मान लीजिए कि ये 5 हर्ट्ज हो गया, लेकिन कंफर्म कैसे हो, ये कहीं लिखा तो है नहीं। इनको कैसे पता चलेगा कि 5 हर्ट्ज हो गया है, उससे मैच कर गया, ट्यून कर गया है? तो अब ऐसे में जब आप दोनों इंस्ट्रूमेंट को एक साथ प्ले करेंगे तो बीट्स नहीं बनेंगे, है ना। ऐसे केस में तो बीट्स बनते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, लेकिन ऐसे केस में बीट्स नहीं बनेंगे क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, और जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो बीट्स नहीं बनते हैं। एकदम शुरुआत में डिफिनीशन के दौरान ही हमने आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो ट्यूनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हम बीट्स की हेल्प लेते हैं, उसको ट्यून करते हैं। जब तक बीट्स बनता है मतलब ट्यून्ड नहीं हुआ है लेकिन काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, और जब बीट्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे इसका मतलब ट्यून्ड हो गया। ओके, ठीक है, चलिए इसमें इतना है। तो ये हो गया। अब आप देखिए दूसरा एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बाय द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। तो इसकी हेल्प से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। कैसे हम फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं अननोन ट्यूनिंग फोर्क का बीट्स का यूज करके। मान लीजिए आपके पास एक ट्यूनिंग फोर्क है, 2 ट्यूनिंग फोर्क हैं, एक नोन फ्रीक्वेंसी का है और एक अननोन फ्रीक्वेंसी का है। ये A है और ये B। मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी N1 है जो आपको पता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी N2 है जो आपको नहीं पता है। तो बीट्स की हेल्प लेकर आप इसकी फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं। कैसे? बहुत ही केयरफुल होकर, बहुत ही सावधानी से आप इसको सुनिए कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी N1 है और इसकी फ्रीक्वेंसी N2 है और ये अननोन है, तो दोनों को अगर हम एक साथ वाइब्रेट कराएं तो हमको कुछ बीट्स सुनाई देंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है तो बीट्स बनेंगे। और मान लीजिए कि एक सेकेंड में कितने बीट्स बन रहे हैं? x बीट्स बन रहे हैं। तो एक सेकेंड में जो बीट्स बनते हैं उसी को हम बोलते हैं बीट्स फ्रीक्वेंसी। बीट्स फ्रीक्वेंसी दोनों इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के इक्वल होता है, दोनों के डिफरेंस के इक्वल होता है बीट्स। तो इसका मतलब ये जो x है वो किसके इक्वल होगा? N2 और N1 के डिफरेंस के इक्वल। लेकिन आपको ये नहीं पता है ना कि N2 जो है वो N1 से बड़ा है कि N1 से छोटा है। तो आप ये कह सकते हैं कि N2 माइनस N1 x हो सकता है या फिर N1 माइनस N2 x हो सकता है। दोनों बातें तो पॉसिबल हैं, यानी N2 की जो वैल्यू है वो N1 से x ज़्यादा भी हो सकता है और N1 से x कम भी हो सकता है। अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में x का डिफरेंस है तो x बीट्स बनेंगे। चाहे ये आप सपोज इसको 10 ले लीजिए, तो इस 10 का मतलब कि अब ये कितना हो सकता है? ये 8 भी हो सकता है और ये 12 भी हो सकता है, और दोनों ही केस में आपको 2 बीट्स सुनाई देंगे, क्योंकि 10 और 8 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, 10 और 12 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है।
तो अब ये कैसे कंफर्म करें कि इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है, ये कैसे हो कंफर्म हो पाए? तो नंबर ऑफ बीट्स अगर आपको पता है 1 सेकंड में, तो n2 माइनस n1 इक्वल टू x से आप ये कह सकते हैं कि n2 की जो वैल्यू होगी वो n1 प्लस x के इक्वल है ना। n2 की जो वैल्यू है वो n1 प्लस x यानी कि प्लस 2 के इक्वल, या फिर n1 माइनस x यानी कि n1 माइनस 2 के इक्वल। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा n2 की वैल्यू, यहां से आपको n2 मिल जाएगा n1 माइनस x। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि ये जो अननोन फ्रीक्वेंसी है इसकी n2 वो n1 प्लस माइनस x के इक्वल हो सकती है। इन दोनों में से कोई एक आंसर करेक्ट होगा, दोनों तो करेक्ट नहीं होगा। तो अब कैसे कंफर्म हो कि n1 प्लस x इसकी फ्रीक्वेंसी है कि n1 माइनस x? पॉसिबिलिटी दोनों की है बीट्स के बेसिस पर। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, सपोज कि आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि इसका यही वाला आंसर करेक्ट है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम आंसर के हिसाब से सोचते हैं इस चीज को। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 12 होगी तो आपको 2 बीट्स मान लीजिए सुनाई दे रहे थे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करिए कि इस पर थोड़ा मोम लगा दीजिए, मोम, वैक्स। तो वैक्स या मोम लगाने से क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। तो मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने के बाद क्या हो गई, नई फ्रीक्वेंसी n2 डैश, और ये जो n2 डैश है वो n2 से कम है, ये कंफर्म है। n2 डैश जो है वो n2 से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम हो गई। और जब ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम हो गई, आप दिमाग में बनाते रहिए, 12 से ये कम हो गया, तो जब 12 से ये कम होगा तो अब बताइए 10 और वो जो संख्या आएगी उसके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? उसके बीच का जो डिफरेंस होगा अब पहले से कम आएगा, पहले से कम आएगा। सपोज कि ये मोम लगाने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 11, तो अब 11 और 10 के बीच का डिफरेंस 1 आएगा, जबकि इसके पहले 10 और 12 के बीच का डिफरेंस 2 था। तो जब भी कभी मोम लगाने के बाद डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ बीट्स कितना हो गया, अब 1 हो गया। तो जब मोम लगाने के बाद नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीज हो जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी वो इस फ्रीक्वेंसी में इस नंबर ऑफ बीट्स को प्लस करने से आएगी। ठीक है, यानी कंक्लूजन ये निकला कि अगर मोम लगाने के बाद, वैक्स लगाने के बाद नंबर ऑफ बीट्स, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो याद भी कर सकते हैं, वैक्स लगाने के बाद नंबर ऑफ बीट्स अगर डिक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीज होने का मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी और इनकी नई फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस कम हो गया। तो डिफरेंस अगर कम हो रहा है अभी, मतलब ये डिफरेंस कम हो रहा है, इसका मतलब ये पहले और ऊपर था, एक बड़ी संख्या थी। तो नंबर ऑफ बीट्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो n2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n1 प्लस x के इक्वल। ये आप ध्यान रखेंगे। केस नंबर 2, अगर मान लीजिए 12 की बजाय 8 वाला आंसर सही था, तब कैसे पता करते? तो जब इसमें आपने वैक्स लगाया था तो वैक्स लगाने के बाद क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और घटती ही है, तो 8 से वो घट के कितनी हो जाती, 6 हो जाती, 8 से घट के 6 हो जाती। तो अब देखिए 10 और 8 के बीच में 2 का डिफरेंस था, लेकिन मोम लगाने के बाद इनकी फ्रीक्वेंसी और घट गई है, अब तो डिफरेंस कितना हो गया, 4 का। तो जो यहाँ पर 2 बीट आपको सुनाई दे रहे थे अब तो वो 4 बीट सुनाई देंगे। तो अगर मोम लगाने के बाद नंबर ऑफ बीट्स बढ़ जाए, नंबर ऑफ बीट्स बढ़ जाए, इसका मतलब कि जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी वो n1 माइनस x के इक्वल थी। ठीक है, तो मोम लगाने के बाद अगर नंबर ऑफ बीट्स बढ़ जाए तो इसका मतलब कि n2 इज इक्वल टू कितना, n1 माइनस x के। इस बात को आप फिर से समझिए, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ये सारा कुछ हमने समझा दिया, लेकिन आप फिर से एकदम फाइनली इसको देखिए कि कैसे आप इस चीज को जज कर पाएंगे। एग्जाम्पल फिर से वही लीजिए आप, यहां पर सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है, तो कैसे कितना बीट सुनाई देगा, 2 बीट सुनाई देगा, है ना। लेकिन जब इसमें आपने मोम लगा दिया होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी, अच्छा डिफरेंस और ज़्यादा करते हैं, ऐसा करते हैं ना, डिफरेंस थोड़ा और बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि ये 15 है ना, 5 बीट सुनाई दे रहे हैं आपको, ये नोन है और ये वाला अननोन है। लेकिन ये अगर 10 है और 5 बीट सुनाई दे रहे हैं तो जरूरी नहीं कि ये 15 हो, ये 5 भी तो हो सकता था, क्योंकि 5 और 10 में भी 5 का डिफरेंस है, 10 और 15 में भी 5 का डिफरेंस है। तो अगर मान लीजिए ये वाला करेक्ट है तो कैसे पता करेंगे? तो अगर यहाँ पर देखिए 5 बीट सुनाई दे रहे हैं, इसमें आप मोम लगाएंगे, मोम लगाने के बाद ये 15 से क्या होगा, घटेगा, घट के आप मान लीजिए एग्जाम्पल 12 ले लीजिए, घटेगा ना, घटने के बाद 12 हो गया। अब जब 12 हो गया तो अब कितने बीट सुनाई देंगे, 3 बीट सुनाई देंगे। इसका मतलब मोम लगाने के बाद नंबर ऑफ बीट्स अगर डिक्रीज हुआ है, नंबर ऑफ बीट्स
डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब कि जो इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी वो प्लस करने के साथ, प्लस वाला डिफरेंस दो तरह होती है ना चीज़ें, N2 जो होता है वो N1 प्लस एक्स से भी आता है और N1 माइनस एक्स से भी आता है। इसका मतलब जो N2 था वो N1 प्लस एक्स था अगर नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीज हुए हैं मोम लगाने के बाद। और ये अगर है तो कैसे पता चलेगा, तो यहां पर देखिए टोटल 5 बीट ये इसका है, टोटल 5 बीट आपको सुनाई दे रहे थे। अगर आप मोम लगा देंगे तो मोम लगाने के बाद ये 5 से घट के और कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी तो घटता ही है उसमें, 3 हो जाएगा। और जब ये 5 से घटकर 3 हो जाएगा तो अब इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, अब 7 का डिफरेंस हो गया। और 7 का डिफरेंस हो गया तो नंबर ऑफ बीट्स बढ़ गए। तो जब मोम लगाने के बाद नंबर ऑफ बीट्स बढ़ जाएं तो इसका मतलब कि जो N2 था वो N1 माइनस एक्स के इक्वल था, और यहाँ जो N2 था वो N1 प्लस एक्स के इक्वल था। x मतलब ये नंबर ऑफ बीट्स है और ये N1 है और ये N2 है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। इस एग्जाम्पल को अगर आप समझ लेते हैं तो इस चैप्टर के किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी वजह से हम इतना ज़्यादा इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। 10-20 सवाल करने की बजाय आप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, वो ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगा कि हम अननोन फ्रीक्वेंसी को कैसे कंफर्म करें कि वो N1 प्लस एक्स के इक्वल है कि N1 माइनस एक्स के इक्वल है। तो यही तरीका है कि आप मोम लगाने का, मोम का एक भी एग्जाम्पल होता है और उसको हल्का करने का भी एग्जाम्पल होता है, मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन जब बढ़ जाते हैं तब उस तरीके से भी। तो मोम का एग्जाम्पल अगर दिमाग में बैठेगा तो दूसरा आप समझ लेंगे, एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, तो अगर वो N1 प्लस एक्स के इक्वल है तो मोम लगाने के बाद वो थोड़ा घटेगा और थोड़ा घटने के बाद इसके करीब आ जाएगा, और इसके करीब आने का मतलब कि अब डिफरेंस कम का हुआ। डिफरेंस कम होने का मतलब बीट्स कम हो गए। तो जब बीट्स घट रहे हैं इसका मतलब N2 जो है वो N1 प्लस एक्स के इक्वल। यहाँ पर अगर ये 5 था तो मोम लगाने के बाद बीट्स और मतलब डिफरेंस जो है इनके बीच में ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा डिफरेंस होने का मतलब बीट्स बढ़ गए, है ना, और बीट्स बढ़ गए इसका मतलब कि जो N2 था वो N1 माइनस एक्स के इक्वल था। ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से आज ये आपका पूरा थियरी कंप्लीट हो गया, बीट्स का कैसे बनते हैं और उसका ग्राफिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड देखा आपने, एप्लीकेशन देखा, न्यूमेरिकल के लिए ये ज़रूरी डिस्कशन भी आपने देख लिया है। अब करेंगे इसके ऊपर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा अगर इन चीज़ों को आप समझते हैं तो। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि 2 ट्यूनिंग फोर्क हैं A एंड B, और इन दोनों के को जब एक साथ वाइब्रेट कराया जाता है, दोनों ट्यूनिंग फोर्क को एक साथ वाइब्रेट कराते हैं तो 4 बीट सुनाई देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या किया इन्होंने कि जो A है ट्यूनिंग फोर्क A, उसके ऊपर ये कुछ वैक्स लगा देते हैं, कुछ मोम लगा देते हैं, जिससे इसकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगी, ये आपको पता है। तो इसके ऊपर वैक्स लगाने के बाद अब इनको जब दोनों को एक साथ वाइब्रेट कराते हैं तो अब जो बीट सुनाई देते हैं वो सिर्फ 2 बीट सुनाई देते हैं। और ये जो ट्यूनिंग फोर्क A है इसकी फ्रीक्वेंसी पता है 256 है। इसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी ये 256 थी, उसके बाद इसमें वैक्स लगाया गया था, उसके बाद जो नंबर ऑफ बीट्स इसके साथ सुनाई दे रहे हैं वो 2 सुनाई दे रहे हैं। तो आपको इस ट्यूनिंग फोर्क B की फ्रीक्वेंसी बतानी है, और ऑप्शन आप देख लीजिए 250, 252, 260, 262। तो आप ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं, आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसी चीज़ है जो कहीं पर भी फेल नहीं होगा, और ऑप्शन में कहीं कहीं पर दिक्कत आ जाएगी। जैसे देखिए ये 256 इसका इनिशियल फ्रीक्वेंसी था और B का हमको नहीं पता था, लेकिन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस होगा ये कंफर्म है, क्योंकि नंबर ऑफ बीट दोनों की फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के इक्वल आते हैं। तो अगर ये 256 है इसका मतलब कि ये जो B की फ्रीक्वेंसी होगी वो 256 से ज़्यादा भी हो सकती है और 256 से कम भी हो सकती है, मतलब ये 260 भी हो सकता है और 252 भी हो सकता है। ठीक है, कंफर्म है कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इन दोनों में आपको देखना है 252, एक मिनट, ये ऑप्शन हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, तो 252 हो सकता है और 260 हो सकता है। अगर ये 256 है और इनके साथ 4 बीट सुनाई दे रहे हैं, मतलब कि दोनों की फ्रीक्वेंसी में 4 का डिफरेंस है, तो ये 256 है, तो ये वाला 256 से 4 ज़्यादा या 256 से 4 कम, तो 260 या फिर 252 हो सकता है। फिर क्या किया गया, जब इसकी फ्रीक्वेंसी को वैक्स लगाने के बाद घटा दिया गया तो अब इनकी फ्रीक्वेंसी में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। ध्यान से सोचिए कि हमने B की फ्रीक्वेंसी को कहीं पर भी चेंज नहीं किया है, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को यहां पर डाउन किया है,
और जब हम इसकी फ्रीक्वेंसी को डाउन कर रहे हैं तब ये बी के ज्यादा करीब हो रहा है। मतलब जब इसकी शुरुआत में ए की फ्रीक्वेंसी और ये बी की फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए शुरुआत में ए की फ्रीक्वेंसी 256 थी, अब बी की फ्रीक्वेंसी 260 भी हो सकती है और 252 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 4 का डिफरेंस है और इसमें भी 4 का डिफरेंस है। लेकिन बाद में जब हमने इस 256 को घटा के कितना किया है, कितना किया ये तो नहीं पता है, बट जब 256 में से कुछ कम कर दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी, तब इसके साथ जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का डिफरेंस आ रहा है। आप बताइए कि 256 में से अगर हम कुछ घटाते हैं तो मतलब 54, 53, 52 कुछ इस तरीके से आएगा, और जो भी नंबर आएगा वो किसके साथ कम डिफरेंस देगा। अगर हम देखिए 256 से और नीचे जा रहे हैं तब तो इस वाले के साथ तो ज्यादा का डिफरेंस आना चाहिए, नंबर ऑफ बीट्स बढ़ने चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ बीट्स घट रहे हैं। नंबर ऑफ बीट्स घटने का मतलब कि जब हम इसकी फ्रीक्वेंसी को घटा रहे हैं तो हम बी की फ्रीक्वेंसी के करीब पहुंच रहे हैं, तभी उनके बीच का डिफरेंस 4 से घटकर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। बी की फ्रीक्वेंसी के करीब पहुंचने का मतलब ये कि ये जब 256 से घट के कुछ 251, 52, 53, 54 ऐसा हुआ होगा तो इनके बीच का डिफरेंस 2 आया। इसका मतलब ये कंफर्म है कि 256 से नीचे जाने पर वो फ्रीक्वेंसी आपको बी मिलने वाला है। तो 256 से कम कौन है, 252, क्योंकि अगर 256 से हम और ऊपर जाएं तब हमको 260 मिलता है और 256 से नीचे जाने पर 252 मिलता है। तो जब हम इसमें मोम लगाए होंगे तो ये 256 से चेंज होकर क्या हुआ होगा, 254 हुआ होगा, और 254 और ये जो 252 है इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इन दोनों पॉसिबल आंसर में से यही आंसर करेक्ट है। ये तो हुआ कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एनालिसिस करने पर। दूसरा तरीका ये भी है कि जब आपको पता चल जाए कि ये दोनों ऑप्शन नहीं सही हैं, अब इन दोनों ऑप्शन में आप ये देख लीजिए कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, टाइम बचेगा आपका। पहली बात तो ये पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है। तो 256 के बाद जो ऑप्शन बचते हैं वो है 252 और 260। अब आप देख लीजिए कि अगर हम बी की फ्रीक्वेंसी 252 लेते हैं तब क्या कंडीशन बनता है, और 260 लेते हैं तब क्या बनता है। 252 लेंगे तो 52 और 56 का डिफरेंस 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 252 ही रखेंगे आप, है ना। तो और ये 256 से थोड़ा घटा भी है, तो इसको और कम करने के बाद अब जो ये आएगा कितना हो जाएगा, 54 मान लीजिए हो गया। तो 54 और 52 का डिफरेंस 2 हो सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन मान लीजिए आप अगर सोच रहे हैं कि 260 हम लेते तब, तो 260 256 का डिफरेंस 4 यहाँ पर तो सही है, लेकिन जब यहाँ पर आप 256 से भी और कम कर देंगे, 256 से और कम का मतलब 253, 52 हुआ, 54 हुआ, तो अब बताइए 254 और 260 के बीच का डिफरेंस तो अब बढ़ जाना चाहिए, है ना। यहाँ पर 8 आना चाहिए लेकिन 2 आ रहा है, तो 260 इस कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 252 हर्ट्ज। तो ये 2-3 तरीके हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ज़्यादा आसान, ज़्यादा सुविधाजनक यही होगा कि आप ऑप्शन के साथ जाइए। किसी क्वेश्चन में जब फंस जाएं तो आप अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर आइएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए, 2 ट्यूनिंग फोर्क व्हेन साउंडेड टुगेदर गिवन 1 बीट ईच 0.25 सेकेंड। 0.25 सेकेंड के बाद 1 बीट सुनाई देता है, मतलब कि 2 बीट जो, मतलब 1 बीट सुनाई दिया, उसके बाद जो अगला बीट सुनाई देगा उसके बीच का जो इंटरवल है वो 0.25 सेकेंड है। तो आपको पता है कि हर एक बीट के बीच का जो डिफरेंस होता है, टाइम इंटरवल होता है, वो कितना होता है, चाहे वो मिनिमा के हिसाब से आप निकालिए चाहे आप मैक्सिमा के हिसाब से निकालिए, वो होता है 1/n1 - n2। तो ये जो दिया हुआ है वो आपको 1/n1 - n2 यानी 0.25 सेकेंड दिया हुआ है। तो अगर 1/n1 - n2 0.25 सेकेंड है, तो यहाँ से आप n1 - n2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/0.25 सेकेंड, यानी कि आप इसको देखिए ऊपर नीचे अगर 100 से गुणा कर देंगे तो ये 100 और नीचे बन जाएगा 25, कितना आ जाएगा 4। और n1 - n2 का मतलब क्या, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट हो गया, और क्वेश्चन में पूछा गया था डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यही तो है डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सीधे सीधे आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आपको ये टाइम का ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किसी भी 2 बीट के बीच टाइम इंटरवल इतना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड को ही बीट्स फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, n1 - n2, रिजल्टिंग फ्रॉम द 2 वेव्स, यानी 2 वेव का इक्वेशन दिया हुआ है और आपको पता करना है नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड का मतलब आपको यही n1 - n2 पता करना है। तो ये 2 वेव का इक्वेशन दिया है और इन दोनों वेव के इक्वेशन से n1 निकालेंगे, n2 निकालेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे।
अब देखिए ये इक्वेशन पहला क्या है, y1 इज इक्वल टू a cos 768 पाई टी। तो इसको आप कंपेयर करेंगे, y1 इज इक्वल टू a cos t के साथ जो होता है वो हमेशा ओमेगा रहता है और x के साथ जो रहता है वो हमेशा k रहता है। तो यहाँ पर x वाला पार्ट है नहीं, तो a cos ओमेगा t से कंपेयर करेंगे तो 768 पाई ओमेगा के इक्वल, तो ओमेगा इक्वल टू 768 पाई, ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई n, तो ये पहला है तो n1 मान लीजिए 768 पाई से ये कैंसिल कर दीजिए, तो n1 कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 384 हर्ट्ज। ठीक है, तो पहले वेव के इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी निकाल लिया आपने, इसी तरीके से दूसरे वेव से भी फ्रीक्वेंसी आप निकालेंगे और ये बिल्कुल सेम पैटर्न पर आपको कंपेयर करना है। तो ओमेगा 2 कितना आ जाएगा 764 पाई और ये हो जाएगा 2 पाई n2 764 पाई, पाई से पाई कैंसिल, n2 कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 3, 8 और 2 हर्ट्ज, यानी n1 आपको मिल गया और n2 आपको मिल गया। आपको पता करना है कि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने बीट्स बनेंगे, तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड दैट इज बीट्स फ्रीक्वेंसी दैट इज n1 माइनस n2 या n2 माइनस n1, दोनों का डिफरेंस। तो कितने का डिफरेंस है दोनों में, 2 का डिफरेंस है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 हर्ट्ज, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस बीट्स का अगर कॉन्सेप्ट आपने नहीं समझा है तो क्वेश्चन को लगाने में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कभी यहाँ पर पूछ सकता है नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, कभी आपसे पूछ सकते हैं बीट्स फ्रीक्वेंसी, कभी आपसे कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर भी डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी पूछे, तो यहाँ पर बीट्स पर सेकेंड पूछ रहे, दोनों चीज़ें सेम हैं। तो अगर आप एनालिटिकल मेथड नहीं पढ़े हुए हैं बीट्स का तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालने में प्रॉब्लम आएगी ट्यूनिंग फोर का। और ये जो तीनों क्वेश्चन है आप ये मान सकते हैं कि ये तीनों टाइप हो गए जो बीट्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो अभी हम और भी कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दें ताकि आपको कोई भी दिक्कत इस चैप्टर को करने में ना आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है। तो 2 ट्यूनिंग फोर्क हैं ए और बी, जिसमें ए की फ्रीक्वेंसी पता है 384 और बी की नहीं पता है, यही पता करना है। तो शुरुआत में जब दोनों को एक साथ वाइब्रेट कराते हैं तो 6 बीट सुनाई देता है, लेकिन जब इस पर हम वैक्स लगाते हैं, अब देखिए ध्यान रखना है आपको कि जो वैक्स हम लगाते हैं वो नोन पर भी लगा सकते हैं, अननोन पर भी लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ते टाइम, क्योंकि पीछे जो हमने थ्योरी में आपको डिस्कशन के दौरान बताया है उसमें हमने जो भी केस लिया था वो अननोन जो ट्यूनिंग फोर्क था उसके ऊपर मोम लगाने के बाद पूरा डिस्कशन किया है। बट क्वेश्चन में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इसके पहले के एक क्वेश्चन में आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 में कि नोन वाले के ऊपर वैक्स लगाया गया था और यहाँ अननोन के ऊपर लगाया गया है। तो बहुत ही केयरफुल रहना इस बात में, और इसलिए कोई भी थियरी का पार्ट आप याद करके सवाल को नहीं करिएगा। तो इसमें दिया हुआ है कि इस पर जब वैक्स लगा देते हैं तब जो बीट सुनाई देते हैं वो 4 बीट सुनाई देते हैं, और ऑप्शन ये सब ढेर सारे दिए हुए हैं। अब आप यहीं से समझ लीजिए कि अगर इसके और इसके साथ 6 बीट सुनाई देते हैं, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसमें 6 का डिफरेंस आएगा, n1 माइनस n2 6 के बराबर होगा। तो इसका मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इनसे 6 ज़्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी से 6 ज़्यादा या फिर कम हो सकता है, यानी इससे 6 ज़्यादा का मतलब 390 पॉसिबल हो सकता है, और दूसरा क्या पॉसिबल हो सकता है 378 पॉसिबल हो सकता है ना। तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। अब इन्हीं दोनों में आपको चेक करना है कि 390 करेक्ट है कि 378 करेक्ट है। ठीक है, अब एक चीज आप देखिए कि ये जो नॉन फ्रीक्वेंसी है ये 384 से तो 384 ही रहेगा, लेकिन जब इसके ऊपर आपने वैक्स लगाया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी डाउन हुई होगी, और डाउन होने के बाद अब इनका और इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 आ रहा है। इसका मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी जब कम हुई तो वो 384 के ज़्यादा करीब पहुंची, और 384 के ज़्यादा करीब पहुंचने से डिफरेंस अब कम का बचा, 6 की बजाय वो 4 हो गया। तो अब एक बात बताइए आप कि ये 384 के करीब पहुंचने का मतलब घटने के बाद 384 के करीब पहुंचना है, तो कौन सा इसमें से करेक्ट हो सकता है? 378 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 378 में और बढ़ेंगे तब आप 384 के करीब पहुंचेंगे। तो 390 ही पॉसिबल है, क्योंकि 390 रहा होगा तो वैक्स लगाने के बाद वो घटा होगा, और घटने के बाद ये इसके करीब आया होगा, यानी कि 390 से वो 388 हो गया होगा, है ना, घट के। तो 388 और 384 का डिफरेंस, अब 4 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये एनालिसिस के बेसिस पर अब आप कंफर्म हो गए कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, यही करेक्ट है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन दिया है कि एक नोन है, एक अननोन है,
और ये अननोन ट्यूनिंग फोर्क जब 250 हर्ट्ज वाले इंस्ट्रूमेंट के साथ वाइब्रेट कराते हैं तो 8 बीट सुनाई देते हैं, और 270 वाले के साथ करते हैं तो 12 बीट सुनाई देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब बताना है आपको कि ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, और ये चारों ऑप्शन है। आप देखिए कि अगर ए और इसके साथ 250 और ए के साथ 8 बीट सुनाई देते हैं, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी में 8 का डिफरेंस है। तो अगर ये 250 है तो ये 250 से 8 ज़्यादा या 8 कम हो सकता है। क्या क्या पॉसिबिलिटी बनी, 258 हो सकता है इससे 8 ज़्यादा, और 8 कम यानी कि 242 हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है। अब करेक्ट कौन है अभी देखते हैं यहाँ से। अगर इसको जब इसके साथ ट्यून कराते हैं, मतलब इसके साथ जब वाइब्रेट कराते हैं तो 12 बीट सुनाई देते हैं, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस वाले इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी से 12 हर्ट्ज ज़्यादा या 12 हर्ट्ज कम हो सकता है, 12 का डिफरेंस होगा। तो 270 से 12 कम का मतलब कितना, मतलब कि 200, ये हो जाएगा आपका 58, और इससे 12 ज़्यादा का मतलब हो जाएगा 282। अब बताइए इंस्ट्रूमेंट तो वही था, ये आपका अननोन जो है इंस्ट्रूमेंट वो तो सेम है ना। इससे पॉसिबिलिटी ये और ये बनी, और इससे पॉसिबिलिटी ये और ये बनी, तो दोनों जो कॉमन हुआ, मतलब दोनों ही केस में जो कॉमन है वही तो करेक्ट आंसर होगा। तो इसका मतलब कि 258 हर्ट्ज इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है ये, आप इसको इंपॉर्टेंट सेक्शन में रख सकते हैं। और एक ये भी क्वेश्चन का तरीका है, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन में है। तो बीट्स के क्वेश्चन ज़्यादातर लोग गलत कर देते हैं, छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अरे ये डिफरेंस न्यूमेरिकल वैल्यू ही तो है, 2 और 4 का डिफरेंस ही तो करना है। तो ये नंबर देखने के बाद कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाता है, उनको लगता है कि 2-4 नंबर का डिफरेंस है तो उतना चलता है, 58, 50 है ना, 60, 62 में बहुत का डिफरेंस नहीं है, तो लोग तुक्का मार देते हैं और वो गलत हो जाता है। और कई लोग क्या करते हैं, याद कर लिए होते हैं ना कि वैक्स लगाने के बाद ऐसा करके फिर यही आंसर आ जाएगा, तो आप देखिएगा कि वो वैक्स कहाँ लगा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन से आप मैच कराएंगे, इसको वेरीफाई कराना चाहिए, तब जाके कंफर्म होगा आपका आंसर। नेक्स्ट आप देखिए, 2 साउंड प्रोड्यूसेस 2 बीट्स इन 0.25 सेकेंड, तो डिफरेंस इन देयर फ्रीक्वेंसी, मतलब 2 साउंड प्रोड्यूस करने वाले इंस्ट्रूमेंट है और वो 0.25 सेकेंड में 2 बीट बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बताना है। फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस का मतलब क्या, N1 माइनस N2। N1 माइनस N2 को क्या बोलते हैं, इसको हम बीट्स फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। बीट्स फ्रीक्वेंसी, बीट्स फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकेंड। ये चीज़ें आपको अगर पता है तो इस सवाल में आप देखिए कि 0.25 सेकेंड में कितने बीट्स बन रहे हैं, 2 बीट्स बन रहे हैं। तो 1 सेकेंड में कितना बीट बनेगा, 1 सेकेंड में तो 2/0.25 इतने बीट्स बनेंगे। सॉल्व करिएगा इसको, कितना आ जाएगा, 2/0.25 और ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये सॉल्व करने के बाद आप देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना बनेगा, 25, और इस 25 से इसको कैंसिल करेंगे 4 इंटू 2 करेंगे 8 आएगा। मतलब कि 1 सेकेंड में कितना बीट बनेगा, 8 बीट। 1 सेकेंड में 8 बीट बनेंगे, और 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ बीट्स बनते हैं उसी को हम बोलते हैं बीट्स फ्रीक्वेंसी या डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो इस क्वेश्चन में पूछा था इन्होंने डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये बीट्स फ्रीक्वेंसी जानना चाहते थे, यानी कि ये 1 सेकेंड में बनने वाले बीट्स की संख्या जानना चाहते थे, जो हमने सिंपल जो एक नियम होता है, यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में, उसी के बेसिस पर हमने निकाल लिया। तो कितना आ जाएगा आंसर, 8 बीट्स। लेकिन आप निकालेंगे, आपको यही निकालना है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप इस पूरे थ्योरी को, इस पूरे एनालिसिस को समझते होंगे। ठीक है, तो आई होप कि मैंने ये जितने भी पॉसिबिलिटीज़ थी क्वेश्चंस की वो सब हमने बता दिया है। 6 क्वेश्चन हमने करा दिया है, तो अब 2-3 क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं होमवर्क, ताकि आप लोग उसको करें, प्रैक्टिस करें और समस्याओं को देखें। तो जब समस्या आपके सामने आएगी तो लेक्चर में आप उस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे और आपको आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपका होमवर्क। नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड बाई दी वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस कौन कौन से हैं, y1 = 10 sin 100 पाई टी, y2 = 10 sin 108 पाई टी। ये 2 वाइब्रेशंस दिए हैं, यानी जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। आपको बताना है कि नंबर ऑफ बीट्स 1 सेकेंड में कितने प्रोड्यूस होंगे, 8, 6, 4 या फिर 2। और अगला क्वेश्चन है 16 ट्यूनिंग फोर्क्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। एनी 2 सक्सेसिव फोर्क गिव्स 2 बीट्स पर सेकेंड when sounded together।
इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फोर्क इज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फोर्क। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको हिंट दे देते हैं। देखिए इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स ऐसे करके लास्ट में 16, ये 16 ट्विनिंग फोर्क रखे हुए हैं। तो क्वेश्चन में यही कहा गया है कि जो लास्ट वाला है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी फ्रीक्वेंसी का जस्ट 2 गुना है। तो यानी यहां से आप एक कंडीशन बना सकते हैं, एक इक्वेशन बना सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी के बीच में। और हर 2 के बीच में आपको किसी भी 2 को एक साथ बजाते हैं, किसी भी सक्सेसिव को एक साथ बजाते हैं तो आपको कितने बीट सुनाई देते हैं? 2 बीट सुनाई देते हैं। तो 2 बीट सुनाई देने का मतलब कि किसी भी 2 के बीच में फ्रीक्वेंसी में 2 का डिफरेंस है। और डिफरेंस भी कंफर्म है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हुआ है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 2 होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 होगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है तो आगे वाले की 6 होगी। तो इस तरीके से ये रखा हुआ है। तो आप किसी एक का अननोन का n मान लीजिएगा और लास्ट वाले का आप पता कर लीजिएगा, और ये +2 होता जा रहा है। तो +2 होता जाएगा, तो लास्ट वाले का निकाल लीजिएगा आप, जो भी सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी वगैरह यूज करके लास्ट वाले का आप फ्रीक्वेंसी निकालिएगा। उस फ्रीक्वेंसी को 2 गुना करके इस फ्रीक्वेंसी के इक्वल, मतलब इसके 2 गुना के इक्वल उसकी फ्रीक्वेंसी को करिएगा। सॉल्व करेंगे तो पहले वाली की फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी। ठीक है, सब कुछ हमने बता दिया, आप कैलकुलेशन आप करिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस 2 बीट्स पर सेकेंड विथ अ सोर्स ऑफ 256 हर्ट्ज। एक अननोन सोर्स है, वो जब 256 वाले के साथ उसको वाइब्रेट कराते हैं तो 2 बीट सुनाई देता है, लेकिन जब 260 वाले के साथ वाइब्रेट कराते हैं तो 6 बीट सुनाई देता है। तो उस अननोन सोर्स की फ्रीक्वेंसी बतानी है, 258, 254, 266, 262 हर्ट्ज। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका होमवर्क है। और इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आपका अपना आंसर भेजिएगा। जैसा भी होगा वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है हम रिप्लाई करेंगे। और इस तरीके से आज का लेक्चर संपन्न हुआ। बीट्स का हमने डिटेल पढ़ा है, पूरा डिटेल पढ़ा हुआ है, कुछ बचा नहीं है इसमें बताने के लिए। और उसके बाद उसके ऊपर हमने 6-7 न्यूमेरिकल भी कर लिए, और आप ये न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए हमने आपको दे दिया है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और बहुत जल्द आपका ये वेव एंड ऑसिलेशन जो यूनिट है वो कंप्लीट होने वाला है। अगले 2 लेक्चर के अंतर्गत ये खत्म हो जाएगा। तो अब हम मिलेंगे।